तो स्टूडेंट्स, हम मांग के नियम को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मांग की परिभाषा और मांग की जो नियम की जो मान्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। मांग के नियम की मुख्य विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो पहला जो है इन्वर्स रिलेशन यानी विपरीत संबंध। तो मांग का जो नियम होता है उसके अंदर विपरीत संबंध पाया जाता है। किस किस के बीच? कीमत और मात्रा के बीच। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। इस नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घटती है, और जब मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये मांग के नियम की मुख्य विशेषता है कि कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मूल्य एक स्वतंत्र चर तथा मांग निर्भर चर है। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड डिपेंड वेरिएबल। इसको देखते हैं। वस्तु का मूल्य एक स्वतंत्र चर होता है। मांग के मूल्य का मांगी गई मात्रा पर प्रभाव देखा जाता है, न कि मांगी गई मात्रा का मूल्य पर प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। अन्य बातें स्थिर है। ये अन्य बातें स्थिर कौन से? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें स्थिर रहे। अन्य बातें कौन सी? जैसे उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, उसके फैशन रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तुएं प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें स्थिर रहनी चाहिए। मांग के नियम की विशेषता, प्रमुख विशेषता है कि ये बातें स्थिर रहे। नेक्स्ट, ये गुणात्मक कथन है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। मांग का जो नियम होता है एक गुणात्मक कथन होता है स्टूडेंट्स। वस्तु का मूल्य घटने पर इसकी अधिक मात्रा मांगी जाएगी और मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा मांगी जाएगी। परंतु ये नियम हमें ये नहीं बतलाता कि मूल्य में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। कहने का तात्पर्य है कि भाई मूल्य किसी वस्तु की प्राइस कम हुई तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ तो जाएगी, लेकिन हमको ये नियम ये नहीं बतलाता कि कितने रुपए कम होने पर कितनी मात्रा ज़्यादा इंक्रीज होगी, उसका परसेंटेज नहीं बतलाता। तो ये थी स्टूडेंट्स मांग के नियम की मुख्य विशेषताएं। अब नेक्स्ट हम उसको देख लेते हैं आगे कि जो मांग का जो नियम होता है, मांग के नियम के लागू होने के कारण या मांग का जो रेखा चित्र होता है वो बाएं से दाएं की और नीचे की ओर गिरने का क्या कारण है? मतलब हमेशा ये जो इस तरह से होता है, मांग का जो वक्र होता है वो इस तरह से डाउन क्यों होता है? ये इस तरह से डाउन क्यों होता है? हम इसी को पढ़ेंगे कि क्यों होता है। तो इसको हम देखते हैं एक एक को। एक तो जो इसका कारण है, पहला आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, क्योंकि उसे वस्तु की समान मात्रा खरीदने के लिए कम व्यय करना पड़ेगा। भाई जो चीज़ कोई वस्तु है तो क्या होता है, यदि उसकी प्राइस कम हो जाएगी और इनकम उसकी ऑलरेडी पहले सेम है तो क्या हो जाएगी, उसके पास पैसा ज़्यादा बचेगा। तो जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा तो उसकी परचेजिंग पावर क्या होती है, एक ग्राहक की वो क्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह का जो इसके जो विपरीत होता है, जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति की आय घट जाती है, क्योंकि उसे उस वस्तु की समान मात्रा खरीदने के लिए अधिक व्यय करना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं? आय का प्रभाव कहते हैं। हम एक सरल शब्दों में समझते हैं। जब कोई एक्स व्यक्ति है, उसकी इनकम 100 रुपये है। अब यदि किसी वस्तु की प्राइस 100 से कम है, 100 की जगह यदि वस्तु की प्राइस 100 रुपये की जगह 50 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी,
इनकम की तुलना में उसकी क्या हो जाएगी, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। तो वो क्या होता है, ज़्यादा खरीद सकता है। जहाँ पहले 100 रुपये में एक ही वस्तु खरीद रहा था, अब यदि 50 रुपये उसकी कीमत हो जाएगी किसी वस्तु की, तो स्टूडेंट वो उसी वस्तु को 2 खरीद सकता है। उसकी मात्रा होती है, क्वांटिटी 2 खरीद सकता है। तो कहने का तात्पर्य, और यदि उसकी प्राइस 100 की जगह 150 हो जाए या 200 हो जाए, तो क्या करेगा, जो पहले खरीद रहा था वो उसका आधा ही खरीद पाएगा, क्योंकि उसकी इनकम तो वही 100 रुपये है। तो इस वहाँ पे क्या होगी, उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। तो इस तरह आय के प्रभाव, यदि वस्तु की कीमत से कम और ज़्यादा होने से उसका जो आय पर जो प्रभाव पड़ता है उसको इनकम इफेक्ट कहते हैं। इसको देख लेते हैं यहाँ पे। इस प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तु विशेष का मूल्य कम होने पर उसकी अति मात्रा क्रय करता है, तथा जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो आय का एक अधिक भाग अन्य वस्तुओं के क्रय पर भी व्यय करता है, यानी उस पर एक्सपेंसेस करता है। बढ़ने पर इसकी मात्रा क्रय करता है तथा घटने के कारण अन्य वस्तुओं को भी कम मात्रा में क्रय करता है। तो इस तरह से ये हुआ आय। सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स, जब किसी वस्तु होती है तथा इसकी प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं, तो वस्तु X का उपयोग बढ़ा देता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई चाय है, उसकी प्राइस कम हो जाती है, और कॉफ़ी है उसका प्राइस फिक्स रहती है, स्थिर रहती है। तो उपभोक्ता क्या करता है कि कॉफ़ी के उपभोग को कम करके चाय का उपभोग ज़्यादा करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का जो प्रभाव होता है, क्योंकि ये वस्तु अन्य वस्तुओं यानी कॉफ़ी से सस्ती हो जाती है। तो इसके विपरीत यदि क्या होता है कि यदि चाय का मूल्य ज़्यादा हो जाएगा और कॉफ़ी का मूल्य स्थिर रहेगा, तो उपभोक्ता क्या करेगा, चाय की डिमांड कम करके कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करने लग जाएगा। तो इस तरह से प्रतिस्थापन, जो इस तरह का जो मूल्य परिवर्तन होता है, तो और उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, घट जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होता है। तो स्टूडेंट, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, इसको हम पहले से ही समझते हैं कि आखिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। तो स्टूडेंट, जब कभी हम कहते हैं कि जब हम एक रोटी खाते हैं, तो हमको जब बहुत तेज भूख लग रही होती है, तो जब पहली रोटी खाते हैं तो हमको ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट जब दूसरी रोटी खाते हैं उसकी तुलना में कम संतुष्टि मिलती है, और तीसरी रोटी खाते हैं तो हम बस पेट भर गया, ये हुई। तो धीरे धीरे जो जितनी एनर्जी पहली रोटी से मिली थी उतनी दूसरी रोटी से नहीं मिली ना, और जितनी दूसरी रोटी से एनर्जी मिली उसने तीसरी रोटी से हमको एनर्जी नहीं मिल रही। तो इस तरह से जो उपभोग कर रहे हैं, तो इसकी जो घट रहा है ना, उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी जो घट रही है, इसी को हम सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहते हैं। तो इसको देखते हैं आगे कि सीमांत उपयोगिता, यहाँ पे देखेंगे हम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाती है। उपभोक्ता सदैव अपनी साम्य स्थिति को बनाए रखना चाहता है, अतः वह वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग केवल उसी स्थिति में करेगा जब वस्तु के मूल्य में कमी हो। इसके विपरीत वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी कम मात्रा करने का कारण यह है कि वस्तु की मात्रा में कमी होने पर ही सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी तथा उपभोक्ता की साम्य स्थिति बनी रहेगी। तो ये हुआ उपयोगिता का सीमांत ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। अब नेक्स्ट देखते हैं जो मांग रेखा के बाईं ओर ऊपर उठने के कारण भी होते हैं। हमेशा क्या होता है, जो मांग का जो नियम होता है उसका जो वक्र होता है वो बाएं से दाएं की ओर ढाल में होता है,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो वक्र होता है वो इस तरह का भी होता है, मतलब बाएं से दाएं की ओर ऊपर होते हुए। तो इसका मतलब ये हुआ जब जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये तो अपवाद हो गया एक तरह से मांग के नियम का। तो हम इसी को समझते हैं कि अपवाद कब होता है, ये इस तरह से क्यों होता है, किन कंडीशनों के अंदर क्या होता है कि जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब कीमत कम होने पर उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इसी को हम पढ़ते हैं कि क्यों होता है। तो जो पहला कारण होता है द गिवन गुड्स, गिवन वस्तुएं होती है, उसमें ये होता है इस गिवन प्रभाव के कारण निकृष्ट वस्तुएं मूल्य घटने पर कम क्रय की जाती है, क्योंकि इनके मूल्य घटने पर उपभोक्ता वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिससे वह बढ़िया की वस्तुओं पर अधिक व्यय करता है। तो स्टूडेंट हम इसको सरल शब्दों में समझते हैं। जब कोई गरीब इंसान होता है या कोई गरीब वस्तु है जिसकी इनकम कम है, हम ये समझते हैं जो कम निकृष्ट वस्तु होती है वो उसका उपभोग कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे भी इतने ही थे। लेकिन जब हुआ क्या कि उसकी प्राइस जब कम हो गई, तो उसी प्राइस के अंदर जो उसी मूल्य पर वो अच्छी वस्तुएं खरीदने लग जाएगा, उसको नहीं खरीदेगा, वो तो मजबूरी में खरीद रहा था। लेकिन जब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई और अच्छी वस्तु की प्राइस उतनी ही रही, तो क्या करेगा कि वो उसी प्राइस, उसी मूल्य, उसी इनकम पर वो दूसरी वस्तुएं खरीदेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, निकृष्ट वस्तुओं का मूल्य कम होने पर उसकी डिमांड क्या हो गई, कम, यानी रुक गई, ना कि उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये हुआ निकृष्ट वस्तुएं जो होती है ना, वहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये कह सकते हैं कि निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में उसकी डिमांड कम होने पर, उसकी प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं तथा मिथ्या आकर्षण। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि जिससे prestigious goods and goods of snow value और आर्टिकल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो ग्राहक होते हैं, ऐसे भी इंसान होते हैं कि यार प्राइस बढ़ने पर उसको अच्छा मानते हैं। यदि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ रही है तो इसका उनको लगता है कि यार अच्छी क्वालिटी की है। जब अच्छी क्वालिटी से मतलब नहीं होता, बस उनको वो प्राइस के हिसाब से ही वस्तु की क्वांटिटी या क्वालिटी को जज करते हैं। हम कभी कभी जाते हैं या मार्केट में, हम कभी कोई वस्तु मांगते हैं, कपड़े दिखाते हैं कि भैया कपड़े दिखाना, तो हमको लगता है कि वो जब हमको पसंद तो आता है, लेकिन जब वो पता है कि प्राइस कितनी है भैया इसकी 500, यदि हमको लगता है 500 प्राइस है, इसका मतलब तो ये हुआ यार क्वालिटी इसकी ख़राब है, फिर दूसरी दिखाओ। तो मतलब महंगी लोगे तो ये आपके दिमाग में बनेगी यार महंगी वस्तु ही अच्छी होती है, सस्ती वस्तु होती है वो ख़राब होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जबकि मांग का नियम तो कहता है कि प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो जो ऐसी होती है वो प्रतिष्ठामूलक जो वस्तु होती है उन पर लागू होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और जो प्रतिष्ठामूलक इस तरह की जो होती है इसका डायग्राम देखो इस तरह से होता है। जब वस्तु का मूल्य ये था, जब यहाँ पे समझ लो कि हम मान लेते हैं कि प्राइस का, यहाँ पे वस्तु का मूल्य है ये 10 और ये है 20। जब 10 रुपये वस्तु प्राइस थी तो डिमांड कितनी थी, यहाँ पे ये मान लेते हैं 5 और ये मान लेते हैं 10। तो कहने का तात्पर्य जब प्राइस 10 रुपये थी तो डिमांड 5 थी, और जब प्राइस 20 हो गई तो डिमांड कितनी हो गई, 10। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया ना। तो ये हुआ मांग के नियम का जो ढाल है वो बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक जो उपभोक्ता का ज्ञान का अभाव होता है वहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। अनेक बार उपभोक्ता अज्ञानवश महंगी वस्तु का अधिक उपयोगी मान लेता है, और क्या होता है इसका क्रय करता है। जब भी आपने पिछला उदाहरण दिया था कि कम मूल्य होता है तो हम सोचते हैं कि अच्छी वस्तु नहीं है इसलिए कम मूल्य है, तो उसको हम नहीं करते हैं, नहीं खरीदते हैं। और जब प्राइस अधिक होती है तो हमारे दिमाग में होता है कि प्राइस अधिक है तो इसकी मतलब वस्तु भी अच्छी होगी। तो मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग आप डिमांड करते हैं या उसको खरीदते हैं, तो ये एक अज्ञानतावश कारण माना जाता है
क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी लेकिन हमने प्राइस से उसको जज कर लिया। प्राइस ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा, प्राइस कम तो डिमांड भी कम। तो ये हुआ इसका अपवाद। नेक्स्ट सट्टा। सट्टा भी सट्टा बाजार में मूल्यों में वृद्धि के पश्चात वस्तु या अंश का अधिक क्रय किया जाता है तथा मूल्य में कमी के पश्चात अपेक्षाकृत कम क्रय किया जाता है। ये भी सट्टे में पाई जाती है कि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस ज़्यादा हो रही है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन की अनिवार्य वस्तु होती है। कुछ नेसेसरीज गुड्स होते हैं जो लाइफ के लिए, जिनकी प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ती, प्राइस वही रहती है, और डिमांड और प्राइस कम होने पर भी उसकी डिमांड बनी रहती है। जैसे नमक का मूल्य है, यदि नमक का मूल्य होगा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या ज़्यादा थोड़ा ना खरीदेंगे, वो जो ज़्यादा खरीद तब भी उतनी डिमांड रहेगी। लेकिन यदि नमक का मूल्य कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना उसको ज़्यादा खरीद के रख लेंगे, तब भी उतना ही उपभोग करेंगे। तो मतलब कुछ वस्तु रहती है जो लाइफ के लिए इनका प्राइस कम या ज़्यादा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध आपातकाल के समय। हम इसको अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल जोड़ लेते हैं। जैसे कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने क्या किया कि उस वक्त दुकानदारों ने क्या किया कि यार लॉकडाउन हो रहा है तो कीमत को उसको बढ़ा दी, भाई दुकानें बंद हो जाएगी। जब लोग अधिकतर मार्केट में पहुंच गए सामान खरीदने के लिए, वस्तुओं का स्टॉक करने के लिए, उस वक्त प्राइस भी ज़्यादा बढ़ी और डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही थी। जबकि मांग का नियम तो कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपातकाल के दौरान क्या होता है कि आदमी स्टोर करता है वस्तुओं को, प्राइस अधिक बढ़ने पर उसको अधिक मात्रा खरीदने लग जाता है। इसी तरह से कुछ और भी होती है विशेष पेटेंट वाली, या नेक्स्ट देख लेते हैं, वस्तु पर किया गया वह कुल आय का छोटा सा भाग। ये कुछ महत्वपूर्ण है, इससे इसको हम आगे रीड आउट कर सकते हैं चैप्टर में। इसका हम PDF आपको उपलब्ध करा देंगे ग्रुप के अंदर। तो स्टूडेंट, ये हुआ आज का मांग के नियम का चैप्टर पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे।